this video, we have the new topic that is the shear strength of the soil. यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि सॉइल में किस तरीके से शेयर स्ट्रेंथ निकाला जाता है. पहले तो ये देखेंगे कि सॉइल किस तरीके से शेयर स्ट्रेंथ देता है, सॉइल में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जिसके कारण हमें सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ मिलता है, और शेयर स्ट्रेंथ किस तरीके से निकाला जाता है, क्या मोहर कुलाम्स थ्योरी है, किस तरीके से मोहर कुलाम्स ने ये इक्वेशन डिराइव किया शेयर स्ट्रेंथ का, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जो इक्वेशन दिया गया था मोहर कुलाम्स का, उसके क्या लिमिटेशंस है, क्या वो सभी जगह एप्लीकेबल है या उसमें कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं, दैट वी कैन डिस्कस इन दिस वीडियो. देखते हैं सबसे पहले शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल. जैसे कि मैं जानता हूं सॉइल के अंदर आपके सॉइल सॉलिड्स होंगे और वॉइड्स होंगे. जो सॉइल सॉलिड्स होंगे वो किसी भी शेप में हो सकते हैं, या तो फाइन ग्रेन सॉइल हो सकता है या तो आपका कोर्स ग्रेन सॉइल हो सकता है. फाइन ग्रेन सॉइल है मतलब या तो क्ले हो सकता है या फिर सिल्ट हो सकता है. कोर्स ग्रेन सॉइल है तो या तो ग्रेवल हो सकता है या फिर सैंड्स हो सकते हैं. अच्छा, तो यदि मेरे पास फाइन ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो क्या दोनों में सेम टाइप का शेयर स्ट्रेंथ रहेगा? क्या दोनों की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी? नहीं, दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी. दोनों अलग अलग हिसाब से अपने कैलकुलेशन देंगे शेयर स्ट्रेंथ के लिए. बात करते हैं सॉइल की. यदि मेरे पास एक सॉइल है तो जनरली जो सॉइल है वो डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ ड्यू टू तीन फैक्टर्स है जहां से हमें सॉइल के अंदर शेयर स्ट्रेंथ मिलता है. द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द शेयर स्ट्रेंथ इन द सॉइल इज इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स यदि इररेगुलर इन शेप है तो आपकी सॉइल में आपको इंटरलॉकिंग के कारण स्ट्रेंथ मिलेगी. लेट मी एक्सप्लेन. क्या है कि यदि आपके जो पार्टिकल्स हैं सपोज सेम है शेप में, राउंडेड पार्टिकल्स है, इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग इज नॉट पॉसिबल. तो जो पहला फैक्टर है यहां से आपको क्या होगा, नहीं मिलेगा शेयर स्ट्रेंथ. लेकिन यदि मैं बोल रहा हूं आपके पास इररेगुलर शेप के पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, दिस इज योर वन पार्टिकल and one more particle is something like this, this is second particle. Suppose इन दो particles के बीच में क्या हो रहा है, interlocking हो रहा है. Due to this interlocking we have one value of shear strength, right? तो यहाँ पर ये फैक्टर है जिसके कारण सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ आ सकता है. सेकंड फैक्टर की मैं बात करूं तो सेकंड फैक्टर है मेरे पास फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. व्हाट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस? दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन होने वाला है दैट विल बी योर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. शेयरिंग क्या है, ये एक सॉइल है, ये एक सॉइल है, मतलब सेम, दोनों सॉइल सेम है, एक के ऊपर दूसरा पार्टिकल रखा है, तो आप किसी फोर्स के कारण इसके ऊपर या तो एक्शियल लोड आ रहा होगा, इस सॉइल के ऊपर बिल्डिंग खड़ा होगा, उस बिल्डिंग के लोड के कारण ये सॉइल क्या है, शेयर कर रही कुछ इस तरीके से. तो इस शेयरिंग को रोकने के लिए सॉइल में जो स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी कॉल्ड शेयर स्ट्रेंथ, राइट. तो यहां पर जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आपकी सॉइल में बहुत ज्यादा है, जो इस सॉइल को फ्रिक्शन दे रहा है, मूव नहीं होने दे रहा है, शेयर नहीं होने दे रहा है, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण भी आपके सॉइल में क्या आने वाली है, शेयर स्ट्रेंथ आने वाली है. बात करते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द शेयर स्ट्रेंथ इज इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स. दो पार्टिकल्स, अच्छा दो, एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, एक दोनों दूसरे से यदि दूर जा रहे हैं दैट मीन शेयरिंग हो रहा है सॉइल का, पार्टिकल्स का. लेकिन यदि दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, यदि ये मैं कहूं ये एक सॉइल है, ये एक दूसरा सॉइल पार्टिकल्स है, दोनों के बीच में क्या है मेरे पास, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, जो कि आपका कोहेजन है. कोहेजन अट्रैक्शन फोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एडेशन हो सकता है या तो कोहेजन हो सकता है. व्हाट इज एडेशन? जब टू डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन फोर्स, उसे हम नाम देते हैं एडेशन. यहां पर सॉलिड्स और सॉलिड्स के बीच में क्या लगने वाला है, अट्रैक्शन फोर्स. मींस आपके सॉइल पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर या उसके पार्टिकल्स के अंदर ही जो फोर्स लगने वाला अट्रैक्शन, सेम मटेरियल है, दैट मींस इट शुड बी कॉल्ड कोहेजन. तो यहां पर जो सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ मिलने वाला है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कोहेजन के कारण मिलने वाला है. यहां पर जो मिलने वाला है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण मिलने वाला है, और यहां इंटरलॉकिंग के कारण मिलने वाला है. तो मैं क्या करता हूं, यदि मुझे शेयर स्ट्रेंथ निकालना है तो यहां का स्ट्रेंथ प्लस यहां का स्ट्रेंथ प्लस यहां का स्ट्रेंथ, दिस विल बी द टोटल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल. लेकिन क्या होता है कि आप कि टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर ये ऑकर होने वाला है या नहीं, ये ऑकर होने वाला है या नहीं, ये ऑकर होने वाला है या नहीं. तो मैं यहां पर एक कमेंट लिखता हूं कि यदि मेरे पास, अच्छा जो मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं शेयर स्ट्रेंथ का, वो मेनली ये दो फैक्टर्स पे करने वाला हूं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स. क्योंकि जो इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, विच कैन नॉट बी मेजर्ड एक्चुअली. तो मैं इन दोनों के बेसिस पे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल निकालने वाला हूं. यदि मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल सैंड सॉइल है, राइट, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल है,
कोर्स ग्रेन सॉइल है। सो सपोज वी हैव कोर्स ग्रेन सॉइल, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या हो सकता है, या तो आपका सैंड्स हो सकते हैं, सैंडी सॉइल होगा, या फिर आपके ग्रेवल्स हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपके सॉइल में जो शेयर स्ट्रेंथ निकलने वाला है वो निकलने वाला है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड इंटरलॉकिंग के कारण। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपके सॉइल में जो इस पर्टिकुलर ग्रेड की यदि कोई सॉइल है तो उसके अंदर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और इंटरलॉकिंग के कारण शेयर स्ट्रेंथ निकलने वाला है, फर्स्ट और सेकंड के कारण। कोहेजन नहीं होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के बीच में, क्योंकि कोहेजन तभी होगा जब पार्टिकल्स स्मॉल होंगे और उनमें स्टिकी नेचर होगा, सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम होगा। आप लीजिए सैंड्स लीजिए, क्या उसमें सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम है? नहीं है। आप सैंड्स लीजिए, ग्रेवल लीजिए, उसको कुछ हाइट से ड्रॉप कर दिए, सैंड्स के पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। यहाँ पर दूसरी बात करता हूँ, कोर्स ग्रेन सॉइल में सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, मैं बात करता हूँ सीफाई सॉइल का, मतलब सिल्ट का। मैंने लिख दिया सीफाई सॉइल, ये प्योर फाई सॉइल था, यहां पर है। अच्छा, इसको नाम क्या दे देते हैं हम, चूंकि 1 और 2 से शेयर स्ट्रेंथ निकल रहा है, इसलिए इस पर्टिकुलर ग्रेड टाइप जो होगा इसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल सॉइल। फ्रिक्शनल सॉइल, फ्रिक्शनल सॉइल इसका नाम हो सकता है, या फिर इसे हम कह सकते हैं कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल ये आपको देखने को मिलेगा इसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। क्यों फ्रिक्शनल सॉइल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें सिर्फ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण इसमें स्ट्रेंथ मिल रहा है। इंटरलॉकिंग के लिए हम जितनी स्ट्रेंथ थी वो एस्टिमेट नहीं करते हैं। कोहेजन लेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण हमें स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, इसलिए इसको नाम दे देंगे कोहेजन लेस। मेरे पास एक नेक्स्ट टाइप का जो सॉइल है वो है आपका सीफाई सॉइल। सीफाई सॉइल किससे स्ट्रेंथ डिराइव करता है? जो सीफाई सॉइल होता है इट डिराइव्स देयर स्ट्रेंथ ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, मतलब इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी है फाई, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं फाई से, और कोहेजन भी है सी, तो कॉमा ये थर्ड वाले से भी क्या करेगा, स्ट्रेंथ डिराइव करेगा। मतलब ये दोनों से क्या करने वाला है, स्ट्रेंथ डिराइव करने वाला है सीफाई सॉइल। ठीक है, इसलिए मैंने नाम दिया है, सी भी है इसके अंदर, कोहेजन भी है और यहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी है, नाम दिया गया है सीफाई सॉइल। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? आपके जो सिल्टी सॉइल्स होते हैं वो इसके बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूं सिल्टी सॉइल। बात करते हैं प्योर क्ले सॉइल का या प्योर कोहेसिव सॉइल्स का, नाम मैं देता हूं यहां पर प्योर कोहेसिव सॉइल। प्योर कोहेसिव सॉइल जिसका एग्जांपल मैं यहां पर दे सकता हूं जो कि क्ले है। ये जो क्ले होता है इसमें जो स्ट्रेंथ निकलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण निकलने वाला है, इसमें कभी भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं आता है। तो यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ निकली है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण निकली है, इसीलिए इस सॉइल को हम प्योर कोहेसिव सॉइल्स भी कहते हैं। और जो टाइप है इसका वो हो जाएगा आपका क्लेई सॉइल। इस सॉइल को आप क्या नाम दे सकते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम क्या दिया था, कोहेजन लेस सॉइल, तो क्या मैं इस वाले को नाम दे दूं फ्रिक्शन लेस सॉइल, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन से नहीं निकल रहा है। इस वाले को ना तो मैं कोहेजन लेस बोल सकता हूं ना फ्रिक्शन लेस बोल सकता हूं सिल्टी सॉइल को। क्यों? क्योंकि इसमें कोहेजन भी प्रेजेंट है, फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोहेजन है। तो यहां पर इस सॉइल का मैं नाम दे सकता हूं, इट कैन बी कॉल्ड फ्रिक्शन लेस सॉइल। ये हो गया आपका फ्रिक्शन लेस सॉइल। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप के सॉइल्स है जिसमें मैंने क्या किया, शेयर स्ट्रेंथ निकाला। और शेयर स्ट्रेंथ मैंने देखा ये तो या तो ये इंटरलॉकिंग के कारण आ सकता है, या फिर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण आ सकता है, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण आ सकता है। तो मैंने बात किया जब आपकी डिफरेंट टाइप के सॉइल्स में, तो मुझे जो शेयर स्ट्रेंथ मिला वो डिफरेंट रीजंस के कारण, डिफरेंट फैक्टर्स के कारण मिल रहा है। इंटरलॉकिंग के कारण जो स्ट्रेंथ मिलने वाला है दैट आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर, व्हाई, बिकॉज इट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज वन पर्सन मोहर इन कुलाम। कुलाम वाज द पर्सन हु हैज गिवन द थ्योरी। तो यहां पर देखते हैं किस तरीके से उन्होंने इसके लिए एक इक्वेशन डिराइव किया है। एक बात देखते हैं पहले हम यहां पर, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर मोहर कुलाम्स थ्योरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं अब। मोहर कुलाम्स
थ्योरी, मोहर कुलाम्स थ्योरी ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं आपको बात करूं, सपोज फॉर एग्जांपल मेरा वेट 2 kg है, इट इज नॉट 2 kg, जस्ट अज्यूम सपोज माय वेट इज 2 kg विच इज ऑकरिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी है। नाउ वन पर्सन कम्स, ही ट्राइड टू पुश मी, उसने मुझे धक्का दिया। फॉर दिस पर्सन इट इज वेरी इजी टू पुश मी, वाई? बिकॉज मेरा वेट बहुत कम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड केस लेता हूं, सपोज माय वेट इज 200 kg. In the first case it was 2 kg, assume it is 200 kg. This time also it is not 200 kg for me, okay? Assume the weight is 200 kg. The same person is coming, again he tries to push me. This time the person is not able to push me, why? Because in the downward direction weight is more. समझने की कोशिश करते कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। बताना ये चाह रहा हूं कि सपोज ये एक सॉइल मास है जिसका नॉर्मल फोर्स बहुत कम था फर्स्ट केस में, तो उसको पुश करना इजी था, मतलब उसको शेयर करने के लिए शेयर फोर्स की जो रिक्वायरमेंट थी बहुत कम थी। नॉर्मल फोर्स कम, रिक्वायर्ड शेयर फोर्स टू शेयर द सॉइल इज कम। बट मैं बात करता हूं सेकंड केस की, जहां पर मैंने नॉर्मल फोर्स बढ़ा दिया है, सॉइल को ज्यादा कंपैक्ट कर दिया है, उसकी डेंसिटी बढ़ा दी है, वॉइड रेशो कम कर दी, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा दी है। अब देखते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिए, बढ़ा दिए हैं, सॉइल का वेट बढ़ चुका है। अब सेम फोर्स से यदि मैं उस पर लगाऊं तो सॉइल कैन नॉट बी शेयर्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर उसका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ चुका है, राइट? तो अगेन उसको फोर्स लगा रहा हूं, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको शेयर करने के लिए। तो यहां पे मैं क्या कह दूं कि जो शेयर फोर्स है दैट इज द फंक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स इन दिस केस, जो मैंने केस डिस्कस किया। मतलब क्या फोर्स को मैं स्ट्रेस के टर्म में बात करूं तो क्या मैं कह दूं द शेयर स्ट्रेस required to share the soil is the function of normal stress. Definitely I can say normal stress ज्यादा, shear stress ज्यादा, normal stress कम, shear stress कम, required to share the soil. तो सेम प्रिंसिपल पर यहां पर मोहर कुलाम्स ने क्या दिया, एक थ्योरी दिया टू डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। बात करता हूं मैं यहां पर, जैसे कि मैंने क्या किया, एक प्लॉट बनाया। प्लॉट कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है। यहां पर यहां पर क्या ले रहा हूं मैं, अच्छा ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो चुका है। यहां पर हमने क्या लिया है, नॉर्मल स्ट्रेस लिए हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, और जिसको हम क्या नाम दे दें, सिग्मा एन, नॉर्मल स्ट्रेस। और यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं शेयर स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेंथ देख लो या शेयर स्ट्रेस देख लो, जिसको मैं नाम दे रहा हूं यहां पर टाउ। क्या मैं नॉर्मल स्ट्रेस को यहां और शेयर स्ट्रेस को यहां ले सकता हूं? व्हाट आई मीन टू से, क्या मैं शेयर स्ट्रेस को एक्स एक्सिस पे और नॉर्मल स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे ले सकता हूं? नो। वाई? बिकॉज आपका जो शेयर स्ट्रेंथ है यहां पर वो किसका फंक्शन है, नॉर्मल स्ट्रेस का, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मैं हमेशा पढ़ते आया हूं वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो आपका y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा यहां रखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा यहां रखेंगे। मतलब आपका जो शेयर स्ट्रेंथ है ये डिपेंड करता है नॉर्मल स्ट्रेस पर। क्लियर? इसलिए मैं इसको यहां पर और इसको यहां पर लिखता हूं। आगे बढ़ते हैं हम, यहां पर स्टडी में देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो मोहर कुलाम्स था उन्होंने ये प्लॉट लिया और उन्होंने क्या किया, सॉइल में एक वैल्यू फिक्स कर दी कि सॉइल में इतना नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा। कोई भी सॉइल होगी, उस पर स्ट्रक्चर बना होगा, नॉर्मल स्ट्रेस की कुछ वैल्यू है, वो सपोज फॉर एग्जांपल इतनी लग रही है, यहां से लेकर यहां तक। क्लियर? सिग्मा एन लग रहा है। अब मैंने क्या किया, मैं बात कर रहा हूं C5 सॉइल का। ये सॉइल C5 सॉइल जिसके अंदर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट होगा, कोहेजन भी प्रेजेंट होगा। तो उन्होंने क्या कहा था, जो अपनी सॉइल होती है वो कैसे शेयर स्ट्रेंथ डिराइव करती है, वो डिराइव करती है या तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से या फिर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से। तो पहले मैं बात करता हूं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अपने आप में क्या है, एक शेयर स्ट्रेंथ है। तो ये रहा मेरा शेयर स्ट्रेस का वैल्यू। तो यहां पर मैंने क्या लिया, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ले लिया। तो यहां से यहां तक ये हो गया आपका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। और मैंने आपको जैसे कि बता चुका हूं
जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो सेम मटेरियल के बीच में लग रहा है, दैट शैल बी कॉल्ड कोहेजन। तो ये आपका किसका वैल्यू हो चुका है, कोहेजन का, स्ट्रेंथ के लिए। दूसरा उन्होंने क्या कहा था, जो शेयर स्ट्रेंथ होता है सॉइल का वो किस पे निकाला जाता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर निकाला जाता है। और मैं अभी आपको बता चुका हूं जो शेयर स्ट्रेंथ होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे जैसे मैं देखिए जैसे जैसे मैं अपना वेट बढ़ाता गया, मुझे पुश करने के लिए, मुझे धकेलने के लिए रिक्वायर्ड फोर्सेस भी, शेयर फोर्सेस भी क्या हुए, बढ़ते चले गए। मतलब क्या बोल दूं, इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है। तो ठीक है, मैंने जैसे जैसे देखा कि सॉइल में जैसे जैसे नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ते चले जा रहे हैं, शेयर स्ट्रेसेस भी क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले गए यहाँ पर। क्योंकि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल देके क्लियर किया था 2 kg का और 200 kg का। तो यहां पर मैंने एक लाइन ड्रा कर दी जो आपकी बता रहा है नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के बीच में लीनियर रिलेशन। अच्छा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। यहां से मैंने निकाला फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो दो चीजें थी आपके सॉइल में, सीफाई सॉइल की मैं बात कर रहा हूं, ये हो गया सीफाई सॉइल, सिल्टी सॉइल हो सकता है जिसके अंदर कोहेजन के कारण आ सकता है आपका शेयर स्ट्रेंथ, और ये हो गया आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण आपका कोहेजन शेयर स्ट्रेंथ सॉइल में आ सकता है। मैंने कहा था सॉइल के अंदर यदि सिग्मा एन लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस, तो देखते हैं क्या होने वाला है। ये लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक का ये वैल्यू कितना है मेरे पास, सी है, ये लिखा हुआ है सी कोहेजन। ये नॉर्मल स्ट्रेस इतने लग रहे हैं, ये नॉर्मल स्ट्रेस, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस यदि यहां पर लग रहे हैं तो यहां पर ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना होने वाला है, क्या ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका ये देखिए बेस यहां से लेके यहां तक हो गया सिग्मा एन, एंगल मुझे पता है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, tan phi इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बेस का वैल्यू सिग्मा एन है, तो परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिलने वाली है, सिग्मा एन tan phi मिलने वाला है। तो यही, तो देखिए वर्टिकल एक्सिस पे मुझे कितना वैल्यू मिल चुका है, सी प्लस सिग्मा एन tan phi का, और यही वर्टिकल एक्सिस में मैंने क्या लिया है, शेयर स्ट्रेंथ लिया है। दिस इज व्हाट वी हैव द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेंथ इन दिस सॉइल। तो मेरे पास शेयर स्ट्रेंथ का टोटल वैल्यू आ चुका है, जिसको मैं किससे डिनोट करने वाला हूं, टाउ एफ से, मतलब फेलियर कंडीशन में कितना शेयर स्ट्रेस लग रहा है। एफ मींस फेलियर कंडीशन पे, टाउ मींस शेयर स्ट्रेस की वैल्यू विल बी कॉल्ड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तो वो मेरे पास कितना आ रही है, पूरा देखते हैं, सी प्लस सिग्मा एन tan phi आ रहा है। तो यहां से मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं गिवन बाय मोहर कुलाम, एंड द इक्वेशन ऑफ द शेयर स्ट्रेंथ टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन tan phi। तो ये इक्वेशन हमारे पास किसका हो चुका है, मोहर कुलाम का हो चुका है। तो ये इक्वेशन जो निकाला गया है वो टोटल स्ट्रेस के लिए निकाला गया है, ठीक है, टोटल स्ट्रेस के लिए निकाला गया है। लेकिन बाद में इस इक्वेशन को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, और पता लगाया गया कि जो शेयर स्ट्रेंथ है इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेस, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेस, इट इज द फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। मतलब यदि आपके सॉइल में पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा है तो उसको आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस लेना होंगे। सो ये तो था मोहर कुलाम्स थ्योरी यहां तक। अब मैं देख रहा हूं मॉडिफाइड मोहर कुलाम्स थ्योरी, जो कि क्या चेंजेस होंगे मॉडिफाइड मोहर कुलाम्स थ्योरी में, सिर्फ आपको इफेक्टिव स्ट्रेस लेना होंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इट इज मोहर कुलाम्स थ्योरी, एंड नाउ वी हैव modified मोहर कुलाम्स थ्योरी। तो मोहर कुलाम्स थ्योरी टाउ एफ जो है मॉडिफाइड वाली, वो हो जाएगी सी प्लस सिग्मा एन बार इंटू tan phi। यहां पर जैसे ही यदि आपके सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो उसके कारण से सी और फाई में भी क्या होंगे, स्मॉल चेंजेस होंगे। तो यहां पर आपको क्या लेना पड़ेंगे, मॉडिफाइड वैल्यूज ऑफ कोहेजन एंड द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन लेना होगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मोहर कुलाम्स थ्योरी का जो इक्वेशन होता है वो मैंने आपको यहाँ पर निकाल के बताया है कि किस तरीके से इक्वेशन काम करता है। मैं इनके वैल्यूज यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकता हूँ। सी मतलब क्या होता है यहाँ पर, सी डैश और फाई डैश की अब मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इस इक्वेशन की बात करूंगा क्योंकि अब ये मॉडिफाई हो चुकी है। तो टाउ एफ आपका क्या हो जाएगा, इट इज द शेयर स्ट्रेंथ
ऑफ द सॉइल हो चुका है, और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, इसकी यूनिट क्या बनना चाहिए, यूनिट बनना चाहिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका सिग्मा एन बार क्या है, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस है सॉइल में, सो दिस वी हैव इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस। उसके बाद बात करते हैं सी डैश एंड फाई डैश की। सी डैश मतलब कोहेजन है, फाई डैश मीन्स एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। इन दोनों को हम जनरली कहते हैं शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। चूंकि मैं यहाँ पर इफेक्टिव शेयर स्ट्रेस ले रहा हूँ, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ले रहा हूँ, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। तो यहाँ पर नाम दे रहा हूँ मैं इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। तो यहां पर हमारे पास कई बार क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम में कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स या इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। जनरल स्टूडेंट डोंट नो दिस थिंग्स आर कॉल्ड पैरामीटर्स। तो कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या हो जाएंगे, आपके पैरामीटर्स हो जाएंगे। तो अब यहां पर हमने डिस्कस किया किस तरीके से सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ निकाला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं ये देखना चाहता हूं लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी। उसके पहले मैं आपको बता दूं फाई जो है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, सी जो है वो आपका कोहेजन है। किस तरीके से इसकी वैल्यूज निकाली जाती है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। कि मेरे पास नंबर ऑफ टेस्ट अवेलेबल होते हैं, चाहे मैं बात करूं डायरेक्ट शेयर टेस्ट की, बात करूं वेन शेयर टेस्ट की, ट्राइक्शियल टेस्ट की, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की, यहाँ सभी जगह से मुझे निकालना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ फाई एंड सी। आप सी और फाई का वैल्यू निकाल दीजिए। सॉइल में कितना इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, ये हम कितनी बार पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ चुके हैं, किस तरीके से सॉइल में हम इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में क्या निकालना होता है, कोहेजन का वैल्यू, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए टेस्ट के थ्रू, डायरेक्ट शेयर टेस्ट यूज कर लीजिए, ट्राइक्शियल टेस्ट यूज कर लीजिए। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, इसका नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता होता है, और मैं शेयर स्ट्रेंथ क्या निकाल सकता हूँ, सॉइल की निकाल सकता हूँ, ठीक है। सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ निकाल ली, फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि जो आपने सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ निकाली है वो अप्लाइड शेयर स्ट्रेसेस से कम है या ज्यादा है। यदि अप्लाइड शेयर स्ट्रेसेस से कम है तो सॉइल आपका सेफ होगा, यदि ज्यादा है तो फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा समझने की यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में ये बताने वाला हूँ कि हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी, हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फाई, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल में सिर्फ एक कंडीशन में यहाँ पर हम डिस्कस करने हैं कि सपोज मैं एक फुटिंग ले रहा हूँ, कि एक फुटिंग है, इस फुटिंग के बेस के नीचे, सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल है, इस फुटिंग के बेस के नीचे मैंने क्या किया, एक सॉइल एलिमेंट लिया, एक कोई भी सॉइल पार्टिकल्स लिया, उसका मैं क्या बना रहा हूं, स्टेट ऑफ स्ट्रेस बना रहा हूं। तो इस पार्टिकल का, इस सॉइल पार्टिकल का स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखूं तो सुपर स्ट्रक्चर के वेट के कारण, फुटिंग के वेट के कारण, ओवरबर्डन प्रेशर के कारण इसके अंदर क्या आने वाला है, वर्टिकल स्ट्रेस आने वाले हैं, दैट विल बी योर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। साथ ही साथ सॉइल जो है वो कन्फाइंड चारों तरफ से, तो इसके अंदर क्या मिलने वाला है, मुझे कन्फाइनिंग प्रेशर मिलने वाला है, जिसको हम कन्फाइनिंग प्रेशर कहते हैं सिग्मा 3, जिसको हम कहेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या हो गया, सिग्मा 3। तो आपके सॉइल में आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी पता है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी पता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कभी भी शेयर स्ट्रेसेस नहीं लगते हैं। जैसे कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते थे कि यहाँ पर मैं शेयर स्ट्रेस का वैल्यू भी लगाता था, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस। सॉइल के केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं। तो जब नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहे हैं तो वही आपके क्या बन जाएंगे, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाएंगे। सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 3 योर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इस सिचुएशन में यदि आप लगा रहे हैं आपके सॉइल के ऊपर और ये आपका फेलियर प्लेन है, सॉइल यहां से क्या हो चुका है, पूरी तरीके से शेयर हो चुका है। तो शेयर जब हो रहा है, मैं मान रहा हूं किसी एंगल अल्फा पे हुआ होगा। यदि किसी एंगल अल्फा पे शेयर हो रहा है तो इक्वेशन आप देखिए, इस फेलियर प्लेन पर क्या क्या लगने वाले हैं। इस फेलियर प्लेन पर आपके नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन लगने वाला है, और इस फेलियर प्लेन पर आपका शेयर स्ट्रेस क्या लगने वाला है, टाउ लगने वाला है। इस फेलियर प्लेन पे सिग्मा एन लग रहा है, इस फेलियर प्लेन पे क्या लग रहा है, टाउ, ये अल्फा एंगल पर। तो मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है शेयर स्ट्रेस का, जो कि मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अक्सर पढ़ता था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 साइन 2 अल्फा। सिग्मा एन का फॉर्मूला भी मैं पढ़ता था, क्या पढ़ता था, सिग्मा एन
इज इक्वल टू, क्या होता था फॉर्मूला सिग्मा एन का नॉर्मल स्ट्रेस का? फॉर्मूला होता था कुछ इस तरीके से कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 कॉस 2 अल्फा। ये इक्वेशन हम पढ़ते थे। मुझे इक्वेशन से मतलब है अभी फिलहाल में यहां से टाउ से। तो आप देखिए आपने क्या किया, आपकी सॉइल के अंदर शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया। दिस इज द वैल्यू वी हैव शेयर स्ट्रेंथ टाउ एफ। आपने आपकी सॉइल में आपने जो स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया था उसके वेट के कारण, ओवरबर्डन प्रेशर के कारण, सॉइल की क्वालिटी के कारण कितने स्ट्रेसेस आ रहे हैं, शेयर स्ट्रेस, वो मैंने इस इक्वेशन से निकाल दिए क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का वैल्यू मुझे पता होता है। तो टाउ की वैल्यूज आपने निकाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अल्फा क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा कि व्हाट इज द अल्फा एक्चुअली एंड हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप क्या किए, टाउ एफ निकाल दिए, टाउ निकाल दिए। तो यहां पर इफ टाउ एफ इज ग्रेटर देन टाउ, मतलब आपकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो बड़ा आ रहा है शेयर स्ट्रेस से, तो कंडीशन क्या बन रही है, आपका सॉइल क्या होगा, पूरी तरीके से सेफ होगा एंड स्टेबल होगा। लेकिन यदि मैं बोल दूं इफ टाउ एफ इज लेस देन टाउ, देन आपकी सॉइल क्या होने वाली है, शेयर होने वाली है। कितने एंगल पर होने वाली है, वो इस अल्फा एंगल पर शेयर होने वाली है। तो ये हो गया आपका अनसेफ कंडीशन। तो यहां पर हम लिख देते हैं दिस विल बी योर डेंजर कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन एंड means unsafe condition for us. So this is the complete picture of shear strength that we have seen in this video. बात करता हूं लिमिटेशन ऑफ मोहर-कुलाम्ब्स थ्योरी की। एक जल्दी से देखते हैं कि क्या होता है लिमिटेशंस मोहर-कुलाम्ब थ्योरी का। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं लिमिटेशंस की, मतलब कहीं ना कहीं इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं लिमिटेशंस ऑफ मोहर-कुलाम्ब्स के। तो यहां पर मोहर-कुलाम्ब्स इक्वेशन के लिमिटेशंस की बात कर रहा हूं। मेरे पास इक्वेशन है, इक्वेशन जो है वो है टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन बार टेन फाई का। ठीक, ये मेरे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करता हूं। केस नंबर 1 लेता हूं, यदि मेरे पास कोहेसिव सॉइल है। केस नंबर 1, यदि मेरे पास कोहेसिव सॉइल्स है, इन द केस ऑफ कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल है मतलब प्योर क्ले है मेरे पास, प्योर कोहेजन की मैं बात कर रहा हूं, सिफाई की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, जब आपके पास प्योर कोहेसिव सॉइल्स है तो आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जीरो होने वाला है, क्योंकि सॉइल जो अपनी है डिराइव करती है स्ट्रेंथ क्ले के केस में सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण डिराइव करती है, फ्रिक्शन के कारण नहीं करते हैं। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फाई का वैल्यू क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। यहां पर मैं वैल्यू जीरो रखता हूं इस इक्वेशन में, सिग्मा एन बार 10 जीरो मीन्स जीरो, और तो सेकंड टर्म क्या हो चुका है इस इक्वेशन का, जीरो हो चुका है। तो यहां से मुझे टाउ एफ का वैल्यू क्या मिल रहा है, टाउ एफ मिल रहा है इक्वल टू सी डैश। मतलब आप देखिए शेयर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू हो चुकी है वो एक कांस्टेंट हो चुकी है कोहेजन के बराबर, राइट। क्या कभी भी आप देखेंगे सॉइल को एक्सकेवेट करते हैं, यदि आप ग्राउंड को, क्या हर जगह पे आपको सेम टाइप का सॉइल मिलता है क्या थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द सॉइल ना? यदि मैं 2 मीटर तक कर रहा हूं कुछ अलग सॉइल होगा, कुछ 3 मीटर तक कर रहा हूं अलग सॉइल होगा। तो हर जगह पर आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ते चले जा रहे हैं ग्राउंड पर, जैसे जैसे आप एक्सकेवेट करते जा रहे हैं तो सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, राइट, जैसे से आप डेप्थ की तरफ जाते जाते हैं। लेकिन यहां पर ये क्या बता रहा है, शेयर स्ट्रेंथ जो होता है एक पर्टिकुलर टाइप के सॉइल का वो कांस्टेंट होता है जो कि कोहेजन के बराबर होता है, विच इज रॉन्ग। ये इसका लिमिटेशन है कि कभी भी in the given depth, throughout the depth, the cohesion cannot be constant, it varies. Cohesion cannot be constant means shear strength cannot be constant, it varies through the depth. तो यहां पर shear strength का ये एक लिमिटेशन हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं केस नंबर 2 का। क्या है केस नंबर 2 में, केस नंबर 2, सपोज वी हैव इन द केस ऑफ फ्रिक्शनल सॉइल, फ्रिक्शनल सॉइल है मतलब आपके पास सैंड सॉइल है सपोज फॉर एग्जांपल। इन द केस ऑफ सैंडी सॉइल क्या होने वाला है, आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन तो होता है लेकिन कोहेजन की वैल्यू क्या होने वाली है, यहां पर जीरो होने वाली है। कोहेजन का वैल्यू जीरो हो गया, यहां पर पुट करते हैं तो टाउ एफ का इक्वेशन क्या मिलना चाहिए मुझे, टाउ एफ इज इक्वल टू सिग्मा एन बार टेन फाई मिलना चाहिए।
ये इक्वेशन मिलना चाहिए। आई एम हैप्पी विद दिस इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि मैं कंडीशन लूं ग्राउंड सरफेस की, ग्राउंड सरफेस पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, हमने काफी बार डिस्कस किया इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में हमारे पिछले कुछ वीडियोस में। तो ग्राउंड सरफेस पे यदि आप इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करते हो तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या आती है ग्राउंड सरफेस पे, 0। तो ग्राउंड की यदि मैं बात करूं तो वहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस 0 है। आप इस 0 पे यहां पर रखिए, टाउ एफ पूरा क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो क्या मैं लिख दूं एट ग्राउंड सरफेस टाउ एफ इक्वल टू क्या हो चुका है, 0, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस भी क्या हो चुके हैं, 0। क्या आपको लगता है कभी भी ग्राउंड सरफेस पर जहां पर आप वॉक करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, क्या कभी वहां पर शेयर स्ट्रेंथ 0 हो सकता है? नो, शेयर स्ट्रेंथ कैन नॉट बी 0 ऑन द ग्राउंड सरफेस। व्हाई? बिकॉज यदि शेयर स्ट्रेंथ 0 हो गया अर्थ सरफेस का तो क्या होगा, अर्थ विल स्टार्ट मूविंग, आपकी जो ग्राउंड है वो स्टार्ट मूविंग। क्योंकि जो भी, जैसे मैं बात करता हूं वाटर की शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, वाटर की शेयर स्ट्रेंथ 0 होती है। दैट्स व्हाई वाटर फ्लोज। जब भी उसको हेड मिलता है तो हाई हेड से लो हेड की तरफ वाटर फ्लो कर जाता है, क्योंकि सॉइल की वहां पर वाटर की शेयर स्ट्रेंथ 0 होती है। यदि यहां पर भी इस कंडीशन से, इस इक्वेशन के हिसाब से यदि आपकी सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ 0 हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, आपका ग्राउंड सरफेस क्या करेगा, मूव करने लगेगा। ऐसा कभी होता है क्या? इट नेवर हैपेंस। दैट मीन्स ये थ्योरी का एक लिमिटेशन है जो मोहर कुलाम ने दिया गया था। तो ये मोहर कुलाम की लिमिटेशंस थे थ्योरी के, कि आपके पास यदि प्योर कोहेसिव सॉइल है मतलब उसका शेयर स्ट्रेंथ कोहेजन के बराबर होता है थ्रू आउट द डेप्थ, ये कांस्टेंट कभी भी नहीं हो सकता। फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन, ग्राउंड सरफेस पे शेयर स्ट्रेंथ कभी भी 0 नहीं हो सकती है। यदि 0 हो गई तो हम कभी भी उस पर वॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मूविंग कंडीशन में होगा, डायनामिक कंडीशन में होगा। सो ये था कंप्लीट पिक्चर ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया किस तरीके से सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ आती है, किस तरीके से मोहर कुलाम्स ने इसकी इक्वेशन दी, और किस तरीके से उसको मॉडिफाइड किया गया टाइम के साथ में, और किस तरीके से उसके क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, एवरीथिंग, और किस कंडीशन में सॉइल आपका सेफ होता है, अनसेफ होता है। दिस एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड in this video. I hope you people enjoyed this lecture. Thank you so much.